Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Dear students, I'm Abda Hamid, Associate Professor Chemistry. एंड आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल, एएएस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहला एसएलओ जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के चैप्टर में है वो ये है एक्सप्लोर हाउ मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, nuclear magnetic resonance spectroscopy and infrared spectroscopy are techniques that can be used to help identify compounds and to determine their structure. डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा एसएलओ है जिसमें आपने समराइज तौर पर इन तीनों जो है स्पेक्ट्रोमेट्रीज को का जो है बेसिक प्रिंसिपल बताना है कि किस तरीके से वो स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करती हैं। तो हम क्योंकि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री तो पढ़ चुके हैं, लेकिन एनएमआर और इंफ्रारेड जब पढ़ लेंगे तो हम इनके आराम से समरी देने के काबिल होंगे। तो मैंने आपके लिए रिटन नोट्स कुछ यहाँ पर दे दिए हैं ताकि आपको अगर आंसर को लिखने में समराइज तौर पर कोई मसला पेश आए तो आप यहाँ से स्पेक्ट्रोस्कोपी में फिर आगे एनएमआर, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में एक प्रिसाइज आंसर दे पाएँ इस एसएलओ का। लेकिन हमें क्योंकि बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझना है तो सबसे पहले हम स्पेक्ट्रम को समझते हैं। तो स्पेक्ट्रम बेसिकली एन एंटायर रेंज ऑफ लाइट वेव्स, और वो कौन कौन सी वेव्स हो सकती हैं? विजिबल है, कॉस्मिक है, रेडियो है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है। ये तमाम रेंज जो है इसको हम स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। और फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसमें विजिबल पोर्शन को बड़ा करके दिखाया गया है विब गॉयर, जिसमें आप देखते हैं वायलेट की एनर्जी ज़्यादा होती है और रेड की एनर्जी कम होती है, लेकिन वेवलेंथ इसका उलट होता है। वायलेट का वेवलेंथ छोटा होता है और रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। तो इसी तरीके से हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को आगे मज़ीद अभी डिस्कस करते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के इंटरेक्शन को देखते हैं, और इस दौरान जो लाइट एब्जॉर्ब होती है, एमिट होती है या स्कैटर होती है, अ, ये हमें हेल्प देती है किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर को समझने में, उसकी कंपोजिशन को एंड प्रॉपर्टीज़ को समझने में। तो इसी चीज़ को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। जबकि स्पेक्ट्रोमीटर वो डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, हमें मैयर करके देता है कि कितनी जो है रेडिएशन एमिट हुई है, कितनी एब्जॉर्ब हुई है, कितनी स्कैटर हुई है, एक्सेट्रा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं जब सूरज नहीं होता और रात होती है तो रात के वक्त हर तरफ अंधेरा होता है, और लेकिन जैसे ही सूरज तुलू होता है तो सूरज क्योंकि अपनी रेडिएशंस तुलू होने के बाद एमिट करना शुरू करता है, तो ये हमें इनकी वजह से एक रोशनी, वाइट सी लाइट अपने इर्द गिर्द महसूस होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि दिन हो गया है। लेकिन ये जो वाइट हमें लाइट मिलती है, हमें अच्छी तरह इस क्लास में आने तक पता चल जाता है कि ये बेसिकली एक सिंगल जो है वेवलेंथ नहीं होती ये लाइट, बल्कि ये मिक्सचर ऑफ मैनी वेवलेंथ्स होती है। और ये वेवलेंथ जो हैं इसमें कलर्ड वेवलेंथ भी बहुत सी होती हैं, और हम जब इसको कुछ ख़ास तरीक़ाकार से देखते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की हेल्प से या डिवाइसेस की हेल्प से, तो हम देखते हैं कि ये वाइट लाइट बेसिकली सारी की सारी वाइट रेडिएशन नहीं होती, बल्कि इसमें बहुत सी कलर्ड रेडिएशन भी होती हैं। और इसमें से हम क्योंकि बहुत से शॉर्टर वेवलेंथ की वेव्स भी होती हैं इन रेडिएशंस में, और लॉन्गर वेवलेंथ भी होती हैं, तो मगर हमारी आई जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्टर वेवलेंथ लाइक अल्ट्रावायलेट, कॉस्मिक, एक्सरेज,
इनको नहीं देख सकती, क्योंकि हमारी जो लिमिट है, आई की लिमिट है, वो एक खास किस्म की वेवलेंथ को जस्ट ये देख सकती है। बहुत ज़्यादा बड़े शॉर्टर वेवलेंथ को भी नहीं, और बहुत ज़्यादा बड़े वेवलेंथ को भी नहीं देख सकती ना। तो एक सिर्फ जिस रीजन को देख सकती है हमारी आई, उसको हम विजिबल कहते हैं। लेकिन उस विजिबल रीजन से ज़्यादा एनर्जी की वेवलेंथ्स भी होती हैं, और उससे कम एनर्जी की वेवलेंथ्स भी होती हैं इस सन की तरफ से आ रही। लेकिन हम सिर्फ विजिबल रीजन को आंखों से देख सकते हैं, और बाकियों को हम मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट और डिवाइसेस के जरिए मैयर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये देखिए, मैंने आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए ये एक रखा है, एक विजुअल डिस्प्ले। ये देखिए, आपकी रेडियो वेव्स अगर हैं तो इनका बड़ा वेवलेंथ होता है, और इसी तरह विजिबल रीजन में आप ये देख रहे हैं रेड का बड़ा वेवलेंथ है, ये बड़े वेवलेंथ वाली साइड पे है। वायलेट का जो है वेवलेंथ शॉर्टर होता जाता है, और उसके बाद फिर यूवी एंड एक्स रेज, कॉस्मिक रेज, इन सब के वेवलेंथ कम होते जाते हैं। लेकिन वेवलेंथ एंड एनर्जी क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं, जिनका वेवलेंथ कम होता है, शॉर्टर वेवलेंथ वाली रेडिएशन, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। इसी तरीके से अगर हम कलर्स के शक्ल में भी देखें, तो इसमें से किस कलर की एनर्जी ज़्यादा होगी? वायलेट की एनर्जी ज़्यादा होगी, और रेड की एनर्जी कम होगी। लेकिन वेवलेंथ रेड का बड़ा होगा, और वेवलेंथ वायलेट का छोटा होगा। एंड वाइस वर्सा, दरमियान वालों के भी हम इसी हिसाब से देखेंगे कि ब्लू का जो है वेवलेंथ, वो वायलेट से क्या होगा? वेवलेंथ बड़ा होगा, लेकिन एनर्जी ब्लू की वायलेट से कम होगी। तो बिफोर दिस कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी मैटर एंड रेडिएशन इंटरेक्शन को डिस्कस करने जाएं, तो हमें कुछ हमें एक डीपर लुक देखनी है, एक इनसाइड द मैटर अच्छी तरह कुछ देखना है कि मैटर के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स साकित स्टैटिक नहीं होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर वाइब्रेटिंग, molecules are rotating. So molecules are not only vibrating and rotating, but they are also showing translational motion. तो मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं, वो रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल किस्म की मोशंस को शो कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से आपको ये भी मालूम है कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में होते हैं, और ये एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड होते हैं। अगर उससे ज़्यादा एनर्जी मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन हायर में चले जाते हैं, और अगर एनर्जी कम हो जाए तो वो लोअर एनर्जी में आ जाते हैं। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि ये एनर्जी लेवल्स हैं इनसाइड द एटम। और अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं, हमने कहा कि डिफरेंट रेडिएशंस की डिफरेंट एनर्जी होती है। तो मैटर के साथ जब इंटरेक्ट करती है ना ये रेडिएशंस, तो डिफरेंट किस्म का वो मैटर के अंदर चेंज ला सकती हैं। मसलन यूवी विजिबल, यूवी विजिबल क्या कर सकती है? ये देखिए, क्योंकि ज्यादा एनर्जी की है ना ये थोड़ी सी, तो ये क्या करेगी? ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन काज कर सकती है। यानी अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास यूवी विजिबल लाइट आ जाए, तो वो लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। इसी तरीके से इंफ्रारेड, इंफ्रारेड क्या करती हैं? ये वाइब्रेशनल जो है रेजोनेंस काज करती हैं। यानी अगर कोई मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, अगर उसको अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कोई इंफ्रारेड मिल जाए, तो वो क्या करना शुरू हो जाएगा? वो और ज्यादा उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या कर जाएगी? रेजोनेट कर जाएगी उसके साथ। आपको पता है रेजोनेंस मीन्स, आप फिजिक्स में देखते हैं, जब ट्रफ ट्रफ पे आ जाए और क्रस्ट क्रस्ट पे आ जाए, जिसमें आप एडिशन ऑफ वेव्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव्स का सारा कंसेप्ट लेते हैं, तो वाइब्रेट जो है मॉलिक्यूल जिस फ्रीक्वेंसी से कर रहा है, उस फ्रीक्वेंसी की इंफ्रारेड अगर उससे मिल जाए, तो वो रेजोनेट कर जाएगी उसके साथ, मॉलिक्यूल के साथ। सिमिलरली माइक्रोवेव जो हैं, ये रोटेशनल रेजोनेंस काज करती हैं। और रेडियो वेव्स जो हैं, ये क्या काज करती हैं? ये अगर न्यूक्लियर आपका एक खास स्पिन में है, तो उसको अलाइनमेंट को क्या कर सकती हैं? रिवर्स कर सकती हैं। इस ही बुनियाद पर हम देखेंगे, हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, एंड इसी तरह हम
रेडियो वेव्स को देखेंगे एनएमआर में, तो हम वन बाय वन इन सबको तफसीलात में जाने से पहले सबसे हम आसान जो है वो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक एमिशन एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली क्या है। आप एक सैंपल लेते हैं, आप सैंपल को वेपोराइज कर लेते हैं, एटम्स की हालत में ले आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सैंपल को क्या कर लिया गया, एटमाइज कर लिया गया। अब एटमाइज करने के बाद हीटअप करके भी एटमाइज किया जा सकता है उसको। जाहिर है एनर्जी देंगे डिसोसिएशन की, तभी वो एटम्स में आएगा हालत में। अब यहाँ इन एटम्स पर अगर हम कोई सोर्स ऑफ लाइट, वाइट लाइट, मैंने तो उसका वाइट लाइट की जगह उसका स्पेक्ट्रम शो करके दिखाया है। ये एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये हायर एनर्जी स्टेट में इन रेडिएशन में से कुछ रेडिएशन जो इनको रिक्वायर होंगी हायर एनर्जी में जाने की, उनको एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्केल में चले जाएंगे, जिसकी वजह से वो वाली रेडिएशंस यहाँ से मिस हो जाएंगी। और क्योंकि मिस हो गई हैं, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिए हैं, लिहाजा उनकी जगह पर ये ब्लैक लाइंस आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने पूरी वाइट लाइट दी, बट यहाँ पर क्या हो गया, उसमें से कुछ मिस हो गई हैं, ब्लैक ब्लैक लाइंस आ गई हैं, क्योंकि ये वाली रेडिएशंस इन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स ने हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए एब्जॉर्ब कर ली हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हर एलिमेंट के जो ये वाला पैटर्न होता है ये मखसूस होता है। ये नहीं है कि कोई एलिमेंट किसी एक दफ़ा कुछ किस्म की ये लाइंस शो करेगी। हर एलिमेंट का ये एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम की लाइंस एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की लाइंस की ये जो होती है पैटर्न, हमेशा सिमिलर होता है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी अननोन एलिमेंट को। अच्छा, इसी तरीके से आप ये इसकी मजीद तफसीलात देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, उसमें से डिफरेंट फोटोन एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर किसी ने ज्यादा जंप दूर का लगाना है तो वो वायलेट कलर का फोटोन एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर किसी को थोड़ा छोटा जंप लगाना है तो वो रेड फोटोन कर लेगा एब्जॉर्ब, और किसी को दरमियानी दर्जे तक का जंप लगाना है तो वो ब्लू फोटोन एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह जब वो लाइट्स ऑब्जॉर्ब कर लेंगे तो ब्लैक किस्म की लाइंस उसमें आ जाएंगी। इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, एक जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, ये किस किस्म का स्पेक्ट्रम होता है, ब्राइट आपका होता है बैकग्राउंड, और उसके ऊपर ब्लैक लाइंस होती हैं, लाइन स्पेक्ट्रम भी इसको कहते हैं। इसी तरह एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, आप लोगों ने फ्लेम टेस्ट परफॉर्म किया हुआ 10th क्लास में भी, और फ्लेम टेस्ट में आप ये देखते हैं कि आपका फ्लेम जो है कलर्ड आ जाता है। वो क्यों आ रहा होता है, जब कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो हायर एनर्जी से लो एनर्जी में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ एमिट करते हैं फोटॉन्स, और लिहाजा तो वहां पर तो क्योंकि कुछ फोटोन एमिट्स हो रहे हैं, लिहाजा जिस कलर का फोटोन एमिट होगा वही लाइन वही कलर वहां पर अपीयर हो जाएगा। अब क्योंकि लाइट एमिट हो रही है, इसलिए एमिट होने की वजह से क्या होता है, ये लाइंस अपीयर होती हैं, बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड पर कलर्ड लाइन अपीयर्स हो जाती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। क्योंकि अब क्या है, फोटॉन्स ऑफ लाइट एमिट हो रहे हैं, तो ब्लैक बैकग्राउंड पर आपको जिस जिस विजिबल रीजन में एमिट होगी लाइट, उस विजिबल रीजन में आपको एक लाइन नजर आ जाएगी उसी कलर की। तो वो शो करता है कि ये एमिशन हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, ये हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, डिफरेंस भी देखते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ये देखिए, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है फर्क, एब्जॉर्प्शन में आपने यहाँ से हीट सोर्स देना है, लेकिन एमिशन में आपने हीट सोर्स नहीं देना, बल्कि जस्ट उसको वेपोराइज करने के लिए हीटअप किया। और जो है जब आपने हीटअप किया तो जो है आपकी क्या हो गई, हीटअप करने पर एटम्स ने
क्या किया, एब्जॉर्ब करेंगे तो ऊपर चले जाएंगे, तब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा, और जब एमिट करेंगे तो नीचे आ जाएंगे और एमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ तक था हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपीज दो। और अब हम अपनी तीसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करने जा रहे हैं। वेदर ए गिवन मॉलिक्यूल विल एब्जॉर्ब इन द यूवी विजिबल रीजन, यानी हम अल्ट्रा वायलेट यूवी विजिबल जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें खास बात आप ये देखिए, मैंने आगे एसएलओ के एप्लीकेशन लिखा है। एप्लीकेशन का मतलब ये है, ये आपको अनसीन क्वेश्चन भी दे सकता है अप्लाई करवाने के लिए इस आइडिया को। तो इसको हम जरा यूवी विजिबल में देखते हैं। अच्छा, यूवी विजिबल जो है, टू प्रिडिक्ट यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन, कि कोई मॉलिक्यूल अल्ट्रा वाइट लाइट एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं, तो हम देखते हैं क्रोमोफोर्स पर। क्रोमोफोर्स क्या होते हैं? कलर काजिंग जो है ग्रुप्स किसी मॉलिक्यूल में। तो हम क्रोमोफोर्स को देखेंगे, तो मॉलिक्यूल्स विद जो है कौन कौन से क्रोमोफोर्स हो सकते हैं कलर काजिंग? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें पाई बॉन्ड्स हो या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या हो सकती हैं, जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हो या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो, ये अलाउ करते हैं लो एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक जो है ट्रांजिशन। पाई टू पाई स्टार, हमने मॉलिक्यूल एमओटी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़े थे ना, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार। तो ये पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार जो है यूवी विजिबल रीजन में ट्रांजिशन होती हैं। इसमें हमारे पास एक की प्रिडक्टर क्या है, कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेटेड बॉन्ड कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड अगर हो तो हम इस ऐसे सिस्टम को कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम अगर ज्यादा हो तो एब्जॉर्प्शन शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ। अच्छा, ये जो है ना स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें अल्ट्रा वायलेट भी इब्जॉर्ब हो सकती है और विजिबल भी इब्जॉर्ब हो सकती है। अगर ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो अल्ट्रा वायलेट इब्जॉर्ब होगी, और अगर कम एनर्जी चाहिए होगी उस इलेक्ट्रॉन को जंप लगाने के लिए, तो विजिबल वेवलेंथ उसको देनी पड़ेगी, की ज़रूरत होगी जंप लगाने के लिए। तो हम देखते हैं कि अल्कीन्स जो हैं एब्जॉर्ब इन डीप यूवी, यानी लेस देन 200 नैनोमीटर इनका वेवलेंथ जो है। अल्कीन्स कौन सी, इसमें अल्कीन्स में जो पाई बॉन्ड होता है उसका इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में जाने के लिए उसको लेस देन वेवलेंथ की जरूरत होती है, 200 नैनोमीटर ना। तो जबकि अगर ज्यादा डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बोनाइल्स हो कंपाउंड्स, तो फिर वो वेवलेंथ बढ़ जाता है, 200 से 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की वेव, या फिर उससे भी बड़ी वेवलेंथ, विजिबल रीजन की वेवलेंथ 400 टू 800 नैनोमीटर की वेवलेंथ जो है वो यूज होती है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एमओटी थ्योरी में देखा था कि इस तरह एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं और फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को एमओ, हम ये भी एमओ कहलाते हैं और ये भी एमओ, ठीक है। अब ये एमओ में ये देखिए ऊपर वाले जो होते हैं ये क्या हैं आपके अनओकुपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, जबकि होमो में ये जो है आपके हाईएस्ट ओकुपाइड ऑर्बिटल्स, यानी जो ओकुपाइड ऑर्बिटल्स हैं उसमें सबसे ऊपर ये वाले ऑर्बिटल हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट ओकुपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और होमो, और इनको क्या कहते हैं, लूमो, लोएस्ट अनओकुपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब एनर्जी अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन में लाइट मिले तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ इधर आ जाता है, पाई टू पाई स्टार क्या होती है, ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए ये क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, यूवी विजिबल में से कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है। और हमने पहले पीछे देखा अल्कीन होगी तो यूवी यूवी रीजन, और अगर ज्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे तो फिर वो
क्या होगा, विजिबल रीजन में भी और कार्बोनाइल कंपाउंड में भी पाई बॉन्ड होता है, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में, तो वो भी विजिबल रीजन वाली रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। किस लिए? कि पाई से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जंप लगा सके। इस जंप के लिए उसको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से लेगा? यूवी विजिबल जो है, यूवी विजिबल की जो एनर्जी है वो काफ़ी है इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ एब्जॉर्ब करने के लिए। इसलिए वो हर इलेक्ट्रॉन, हर मालिक्यूल में ये जो होता है ना डिस्टेंस, ये मुख्तलिफ होता है। तो हर मालिक्यूल स्पेसिफिकली डिफरेंट यूवी और डिफरेंट विजिबल लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा जंप लगाने के लिए। देखिए, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये लोएस्ट आपका क्या है? अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। जैसे ही इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की तो ये हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। और ये एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई है यही हमें बता देगी कि ये अल्कीन है या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, या इसमें कितनी कॉन्जुगेशन है, कितने डबल बॉन्ड मौजूद है। तो कि हमारे स्ट्रक्चरल फीचर क्या है? नंबर वन, पाई बॉन्ड जो है अल्कीन्स, अल्काइंस, एरोमेटिक कंपाउंड्स में होते हैं, तो ये हमें यूवी विजिबल दे सकते हैं स्पेक्ट्रम। एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिनमें होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपने देखे हैं ना, दो लोन पेयर मौजूद होते हैं। ऑक्सीजन में भी, सल्फर में भी दो लोन पेयर, अमोनिया में एक लोन पेयर, इनको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। तो ये भी N2 पाई ट्रांजिशंस दे सकते हैं, यानी ये भी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम दे सकते हैं। एंड हेलोजेंस भी इसी तरह दे सकते हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम यानी जिसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड हो, वो भी हमें क्या दे सकते हैं? ये सब दे सकते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम। लेकिन कौन नहीं दे सकता? जिसमें इनमें से कोई एक चीज भी मौजूद नहीं है, ना पाई बॉन्ड मौजूद है, न मसलन अल्केन्स जो हैं, अल्केन्स नहीं देंगी आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, हम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो देगा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम और कौन सा नहीं देगा? क्योंकि उसने इसको अप्लाई करना है, तो हमें ये अंदाजा लगाना है कौन देता है, जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो देखिए, अल्कीन, अल्काइन, कार्बोनाइल कंपाउंड, इस तरह अमीन्स, ये सब क्या है? इनमें डबल बॉन्ड है मौजूद, पाई टू पाई स्टार इसमें ट्रांजिशन के लिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम ये देंगी। सिमिलरली जिन एटम्स के पास लोन पेयर होता है, अगर किसी में वो है तो वो भी देंगे। इसी तरह कॉन्जुगेट सिस्टम, तो काउंट करना है कंसेक्टिव डबल ट्रिपल बॉन्ड को और रिंग्स को। तो फ्यू बॉन्ड्स हैं अगर, यानी इथीन में एक ही डबल बॉन्ड है, तो वो वेवलेंथ लेस देन 200, 170 नैनोमीटर के लगभग देती है ना। और ये जो है ओपन कलरलेस होता है। ये यूवी यूवी हमें नजर नहीं आती ना, ये यूवी रीजन की वेवलेंथ है। जबकि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम यानी जिसमें तीन से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, मसलन एक ऐसी अल्कीन है, 135 ट्राइन है, हेक्साट्राइन, तो ये जनाब साहब 258 पर होगी। क्या है? 258 की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगे इसके पाई इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में जाने के लिए, और ये कलरलेस ही आपको नजर आएगा। लेकिन अगर वेरी एक्सटेंडेड हो, चार से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, तो ये जनाब साहब 470 नैनोमीटर, ये अब विजिबल के बराबर की वेवलेंथ आ गई है। ये इसको एब्जॉर्ब करेगा, लिहाजा ये आपको अपीयर होगा कलर्ड, ऑरेंज रेड अपीयर होगा। इस तरह हेट्रो एटम्स यानी कार्बन और ऑक्सीजन में आप देखते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर एन लोन पेयर है, तो यहाँ से ये भी पाई स्टार में जा सकते हैं और पाई वाले भी पाई स्टार में जा सकते हैं। तो लिहाजा ये 280 नैनोमीटर तक देती है अपनी वेवलेंथ। तो डियर स्टूडेंट्स, नो पाई बॉन्ड और नो लोन पेयर का मतलब है नो यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन। इसी तरह पाई बॉन्ड लोन पेयर लेकिन आइसोलेटेड है, यानी एक ही डबल बॉन्ड है, अलग है, तो ये आपको देगा यूवी रीजन में, डीप यूवी रीजन 170 टू 200 नैनोमीटर में देगा। अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है लेकिन थ्री बॉन्ड से भी कम बॉन्ड है, तो ये आपको 200 से 400 नैनोमीटर में क्या देगा? स्पेक्ट्रम अपना देगा, यानी वहां से उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम जिसमें 10 के करीब पाई बॉन्ड्स होंगे,
तो वो जो है आपको विजिबल रीजन 400 से 800 नैनोमीटर में देगा, और ये कलर्ड होंगे। ठीक है, जितना ज्यादा विजिबल रीजन में आते जाएंगे उसका मतलब है उतनी ज्यादा कम एनर्जी चाहिए, उतना ज्यादा पाई टू पाई स्टार गैप कम होता जा रहा है, कम एनर्जी चाहिए, लिहाजा विजिबल रीजन जो है उसके यूवी से कम एनर्जी होती है, लिहाजा वो विजिबल रीजन की तरफ शिफ्ट होती चली जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इसका ये पॉइंट चेक कर लेते हैं। एक, ये आपके पास एक पाई बॉन्ड है इसमें, तो ये 180 नैनोमीटर इसका एब्जॉर्प्शन हो रही है। और इसमें देखिए दो अल्टरनेट डबल डबल सिंगल डबल है ना, कॉन्जुगेशन आ गई है। तो ये क्या है, 270 नैनोमीटर, मतलब ये ज्यादा वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब कम एनर्जी चाहिए इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स को पाई स्टार में जाने के लिए। फिर जनाब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, है ना, ये तीन हो गए, तो इसको 258 नैनोमीटर चाहिए। यानी ज्यादा जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ते जा रही है, डबल बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको कम जो है एनर्जी की वेवलेंथ, लेकिन कम एनर्जी की वेवलेंथ लेकिन ज्यादा कम एनर्जी की वेवलेंथ का मतलब क्या है कि उसका वेवलेंथ बड़ा होगा, तो वेवलेंथ उसका 258 नैनोमीटर चाहिए होगा। एनर्जी कम है लेकिन वेवलेंथ बड़ा है, तो इसकी चाहिए होती है। तो लिहाजा हमारे पास एक अननोन कंपाउंड जब कोई खास यूवी विजिबल एब्जॉर्ब करता है, तो उससे वो हम उसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि इसमें कितने डबल बॉन्ड होंगे, ज्यादा होंगे, कम होंगे, कॉन्जुगेटेड होंगे, के सिंपल होंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट है प्रिडिक्ट करना है कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम इट्स यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम। ये भी एप्लीकेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरा एसएलओ, हमने ट्रांजिशन मेटल को डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसमें डी ऑर्बिटल बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है थ्योरी में कि ये स्प्लिट हुआ हुआ होता है लोअर एनर्जी में और हाई एनर्जी में। तो इसको डी टू डी स्टार ट्रांजिशंस भी कहते हैं। तो जब इसके लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन ने जंप लगाना होता है, तो ये कुछ आम लाइट जो पड़ रही होती है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद ये जो है इसमें से लाइट मिस हो जाती है। और इस तरह जो बाकी कुछ लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद बाकी लाइट जो निकलती है उसमें से वो हमें उसका कलर नजर आता है। ये हम थोड़ा सा इस तरह समझ सकते हैं। ये देखिए, ये आपके पास मैंने एक दफा फिर ये सारा स्पेक्ट्रम, गैमा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स दिखाई हुई हैं। और ये विजिबल में जो डियर स्टूडेंट्स आपको याद करनी है, वो इनकी वेवलेंथ्स आपको याद होनी चाहिए हैं कि कौन सी वेवलेंथ जो है वो किस कलर से एसोसिएटेड है, क्योंकि ये नॉलेज आपको कहाँ काम आएगा। इसमें कोर प्रिंसिपल क्या है, आपको अगर आपका वायलेट कलर एब्जॉर्ब कर रहा है कोई कंपाउंड, वायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है डी टू डी स्टार में जाने के लिए, तो वो तो वायलेट तो एब्जॉर्ब कर ली, नजर आपको येलो ग्रीन आएगा। अगर कोई आपका ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, ब्लू कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रॉन डी से डी स्टार में जाने के लिए, तो आपको उस कंपाउंड का कलर ऑरेंज नजर आएगा। अगर कोई येलो कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसका आपको ब्लू वायलेट कलर नजर आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर नजर आ रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ये एक दिखा रहे हैं, ये टाइटेनियम का एक कंपाउंड है, और इसमें हम देख रहे हैं कि लैम्डा मैक्सिमम 520 नैनोमीटर पर है। 520 नैनोमीटर जो है वो किस को शो कर रहा है, ये वो शो कर रहा है 520 पर ब्लू ग्रीन येलो रीजन को। ठीक है, ये ब्लू ग्रीन येलो रीजन को शो कर रहा है। ये वाला कंपाउंड जो टाइटेनियम का दिखाया गया है, हेक्सा एक्वा, ये क्या कर रहा है, ब्लू ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। और इसके स्पेक्ट्रम ने बताया हमें कि ये इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब इसका कलर, क्योंकि ये तो उसने एब्जॉर्ब कर ली, तो व्हाइट लाइट इस पे गिरी, उसमें से ब्लू ग्रीन इसने एब्जॉर्ब कर ली, बाकी रिमेनिंग जो है वो किस क्या कलर देगी जो इसमें से निकलेगी वापस, जो एब्जॉर्ब नहीं हुई, वो होगी वायलेट एंड रेड शेड। तो हमें टाइटेनियम का ये कंपाउंड वायलेट कलर का नजर आता है। क्योंकि उस क्यों वाइट नजर नहीं आ रहा ये कंपाउंड, क्योंकि उसमें से ब्लू ग्रीन जो है वो एब्जॉर्ब हो गई है।
इसलिए हमें अब उसका वाइट कलर नजर नहीं आ रहा, बल्कि जो रिमेनिंग जो है कलर है वो सब मिक्स होकर एक नया शेड दे देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको देखना होगा कि कोई भी स्पेक्ट्रम आपको, क्योंकि एप्लीकेशन है ना, दिया जा सकता है कि कोई कंपाउंड 480 पे एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बताएं इसका कलर क्या होगा। तो 480 पे देखें, 480 पे कौन है? 480 पे ब्लू कलर है, ठीक है ना। 480 पे एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ब्लू कलर जो एब्जॉर्ब करता है उसका कलर कैसा होगा? हम पीछे चल के देखते हैं। जो ब्लू कलर एब्जॉर्ब करता है उसका कलर कैसा होता है? ऑरेंज। तो एक तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर का नॉलेज, और दूसरा रेडिएशंस की वेवलेंथ्स के बारे में, कि किस कलर की कौन सी वेवलेंथ होती है, जो कि मैंने पिछली स्लाइड्स में अभी आपको दिखाया है। ये देखिए 565, अगर कोई कंपाउंड 565 से 590 की एब्जॉर्ब कर रहा है वेवलेंथ, तो इसका कलर क्या होगा? ठीक है, आइए देखते हैं क्या कलर होगा उसका। येलो कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको ब्लू वायलेट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स नजर आते हैं। तो ये आप लोगों को सब समझने के लिए जो है आ, इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक है, इसलिए इंफ्रारेड जो है हम इसके दूसरे हिस्से में इंशाल्लाह इंफ्रारेड जो है सेकंड पार्ट में करेंगे। एंड तब तक के लिए हम जो है अल्लाह हाफिज कहते हैं। और आप लोग बहुत अच्छी तैयारी करें, और स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।